सुप्रभातम। स्टेनोवर्स विद वैष्णवी में आप सभी का स्वागत है। आज से सिर्फ 22 दिन बचे हुए हैं स्टेनो के स्किल टेस्ट में, तो उसी खुशी में डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिक्टेशन है जनसत्ता के एडिटोरियल से, जिसकी स्पीड है 100 WPM और टोटल वर्ड्स हैं 968। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आज़ादी के 7 दशक बाद भी अगर देश में बहुत सारे स्कूल, पेय और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव और उससे उपजी समस्या का सामना कर रहे हों तो शिक्षा की सूरत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हर अध्ययन रिपोर्ट में इस समस्या को स्कूली शिक्षा में सुधार की सबसे प्राथमिक ज़रूरत के तौर पर दर्ज किया जाता रहा है। हालांकि शिक्षा की तस्वीर बेहतर बनाने का मकसद हमेशा ही घोषित तौर पर सभी सरकारों की कार्यसूची में सबसे ऊपर ही रहा है, मगर हकीकत यह है कि दशकों से यह एक तरह से आश्वासन ही बना हुआ है। गौरतलब है कि शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट यानी ASER 2022 में फिर यह उजागर हुआ है कि देश के करीब 1/4 स्कूलों में आज भी पीने के पानी की सुविधा नहीं है। इसके अलावा लगभग इतने ही यानी 1/4 स्कूलों में विद्यार्थियों को शौचालय की सुविधा हासिल नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के अधिकार से जुड़े स्कूली मानकों में अगर अपेक्षित के बजाय मामूली सुधार दर्ज किया गया है तो यह कोई हैरानी की बात नहीं है। सवाल है कि आए दिन देश की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक आयाम देने के वादे आखिर किस बुनियाद पर पूरे किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा को लेकर हुए अब तक के तमाम अध्ययनों यही बताया गया कि स्कूलों में शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के रहते पढ़ाई लिखाई का बेहतर माहौल बन पाना मुमकिन नहीं है। यह कल्पना भी तकलीफदेह है कि जिन स्कूलों में पेयजल और शौचालय की सुविधा नहीं है, वहाँ बच्चों को प्यास लगने या लघुशंका आदि की ज़रूरत पड़ने पर किसी तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता होगा। खासकर लड़कियों के सामने कैसी समस्या खड़ी होती होगी। ASER की ताज़ा रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि करीब 11% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ऐसे आकलन पहले भी आ चुके हैं कि स्कूली शिक्षा के दौरान लड़कियों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के पीछे खास तौर पर स्कूल में शौचालय और पेयजल का अभाव एक बड़ा कारक रहा है। यह तथ्य है कि इस तरह के अभावों की कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और सब मिलकर किसी समस्या को ज़्यादा जटिल बनाती हैं। पीने का पानी और शौचालय न केवल स्कूलों बल्कि हर जगह के लिए एक प्राथमिक ज़रूरत है। इसके अभाव में पढ़ाई लिखाई तो दूर, कोई भी देर तक किया जाने वाला काम सहज तरीके से संभव नहीं है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी के बढ़ते दखल और उस पर निर्भरता के दौर में अगर देश भर के 77% से ज़्यादा स्कूलों में बच्चों के इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर उपलब्ध नहीं हैं तो सहज ही अंदाज़ा
लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में स्कूली पढ़ाई लिखाई का हासिल क्या हो रहा होगा। यह समझना मुश्किल है कि अन्य मामलों में ढांचागत विकास पर बेहिसाब खर्च करते हुए सरकार को स्कूलों में ज़रूरी सुविधाओं को पूरा करना प्राथमिक क्यों नहीं लगता है। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि अगर देश में शिक्षा की सरकारी व्यवस्था इतनी व्यापक और चिंताजनक खामियों से गुजर रही है तो ऐसे में कैसा भविष्य बनने वाला है। फिर जिस शिक्षा का अधिकार कानून के भरोसे हम इस क्षेत्र की सूरत संवारने की कल्पना करते हैं, वह मकसद कहाँ तक हासिल किया जा सकेगा। पूर्णविराम पैरा। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर चुनी हुई सरकार और प्रशासक के अधिकारों की व्याख्या शुरू हो गई है। यही विवाद आम आदमी पार्टी सरकार के पहले कार्यकाल में भी उठा था, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते रहे कि उपराज्यपाल उन्हें काम नहीं करने दे रहे, उन्हें अपना सचिव तक नियुक्त नहीं करने दे रहे, अधिकारियों को वे सीधे आदेश देते हैं। तब वह मामला अदालत में पहुंचा था और अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि चुनी हुई सरकार को अपने ढंग से काम करने का अवसर मिलना चाहिए। उसके बाद कुछ सालों तक विवाद लगभग शांत था, मगर दूसरे कार्यकाल में वर्तमान उपराज्यपाल के आने के बाद से फिर से सरकार और उनके बीच तनातनी लगातार बनी हुई है। विचित्र है कि अब यह तनातनी भाषा की मर्यादा भी लांघती नजर आने लगी है। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि उपराज्यपाल हैं कौन, उन्हें चुनी हुई सरकार के कामकाज में दखलंदाजी का अधिकार दिया किसने। यह बात उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र में कही और बाहर मीडिया के सामने भी। उस पर अब उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को जवाबी पत्र लिखकर बताया है कि उनकी संवैधानिक हैसियत क्या है। अभी लगता नहीं कि दोनों के बीच की तकरार खत्म होने वाली है। दरअसल उपराज्यपाल ने कार्यभार संभालने के साथ ही जिस तरह दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में हुई अनियमितता का मामला उजागर करते हुए कई अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापे डाले गए, उससे दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी एकदम से आक्रोशित हो उठी। उसने भी उपराज्यपाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने का प्रयास किया। धन शोधन मामले में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया गया। वह भी उसकी नाराजगी का बड़ा कारण बना। फिर उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू कर दिए। उसकी फाइलें या तो बिना मंजूरी के लौटाई जाने लगी या फिर उन्हें रोका जाने लगा। नगर निगम चुनावों के बाद महापौर चुनावों से पहले उपराज्यपाल ने अलग से सदस्यों को मनोनीत करने के अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल किया तो आम आदमी पार्टी ने खासा हंगामा खड़ा कर दिया। नतीजतन वह चुनाव स्थगित करना पड़ा। मुख्यमंत्री का आरोप है कि उपराज्यपाल सीधे अधिकारियों को आदेश देते हैं, उनसे फाइलें मंगा लेते हैं। उनका कहना है कि नियम कायदे
उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते। उपराज्यपाल कोई भी फैसला सरकार की सहमति के बगैर नहीं ले सकते। पूर्णविराम स्टॉप।